तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी में हम समझेंगे कि आखिर किसी चीज़ का उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के लिए हमें किन किन संसाधनों की ज़रूरत होती है और कैसे हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक गाँव की जिसका नाम है पालमपुर। जब हम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमें एक बड़ा कस्बा देखने को मिलता है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज से कुछ दूरी पर एक और कस्बा देखने को मिलता है जो कि है शाहपुर। तीनों ही एक पक्की सड़क से कनेक्टेड हैं जिस पर कई तरह के साधन चलते हैं जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। इसके अलावा बैलगाड़ी और टांगा भी चलते हैं जिस पर किसान अपने सामान को लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। ये गांव इतना बड़ा नहीं है, फिर भी इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं जिनमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं। इनके मकान बहुत बड़े हैं जो ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इसके अलावा और भी जो बचे हुए 1/3 परिवार हैं वो निम्न जाति के हैं। इनके मकान बहुत ही छोटे हैं जो मिट्टी या फिर घास फूस के बने होते हैं। इस गांव में लगभग हर एक घर में बिजली की सुविधा है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। लोगों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये गांव पूरी तरह तो विकसित नहीं है, फिर भी इस गांव में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक गांव में होनी चाहिए। जैसे हर एक घर में बिजली है, रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो दोस्तों इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है उत्पादन का संगठन। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का उत्पादन अपने आप ही हो जाता है, बल्कि इसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता पड़ती है हमें ज़मीन की। यार आप खुद ही सोचो, अगर किसी चीज़ का उत्पादन करना होगा तो हमें ज़रूरत होगी एक अच्छे कारखाने की, और बिना ज़मीन के कारखाने को लगा भी नहीं सकते। अगर आपको किसी भी फसल को उत्पादित करना होगा तो क्या हम बिना ज़मीन के कर सकते हैं? नहीं। यानी कि पहली आवश्यकता होती है हमें ज़मीन की और भी प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल, खनिज। दूसरी आवश्यकता पड़ती है हमें श्रम की, यानी कि मजदूर। कुछ कामों के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ पढ़े लिखे मजदूरों की, और कुछ कामों को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों की। तीसरी आवश्यकता पड़ती है हमें भौतिक पूंजी की, जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। तो आप समझते हैं आखिर अस्थायी पूंजी क्या होती है। जैसे कि मशीन्स, औजार, हल, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब क्या है? अस्थायी पूंजी, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कई सालों तक अस्थायी रूप से करते हैं। दूसरा है हमारा कार्यशील पूंजी, जैसे कि कच्चा माल और नगद मुद्रा। खेती करने के लिए कच्चा माल क्या हो गया? बीज। अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे तो खेती कैसे हो पाएगी? और बीज को खरीदने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की, अर्थात कार्यशील पूंजी क्या हो गई? कच्चा माल और मुद्रा। तो दोस्तों अब हमें चौथा और सबसे लास्ट आवश्यकता पड़ती है मानव पूंजी की। तो ये मानव पूंजी क्या होती है? जैसे कि कोई भी कंपनी है तो उसको चलाने के लिए, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए किसी न किसी मालिक की ज़रूरत होती है। तो उस मालिक को क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। यहाँ से हमारा चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि है पालमपुर में खेती। पालमपुर में कृषि उत्पादन की मुख्य क्रिया है। यहाँ लगभग 70% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 30% लोग हैं वो दूसरा काम करते हैं जैसे विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, ये सब। अब पालमपुर में दिक्कत क्या थी कि यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे क्या होता था कि जो पालमपुर की ज़मीन थी वो तो फिक्स थी, लेकिन कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पालमपुर की बंजर भूमि थी उसको हम उपजाऊ भूमि में बदल दें। लेकिन दोस्तों अब भूमि को बदलने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 1960 ईस्वी में हरित क्रांति के दौरान सभी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया गया था। तो इसलिए पालमपुर के लोग एक ही साल के अंदर कई फसल को एक ही ज़मीन पर उगाते थे, जैसे कि बरसात के मौसम में ज्वार बाजरा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू, और जो सर्दी का मौसम था उसमें गेहूं का फसल को उत्पादित करते थे।
तो पालमपुर के लोग एक ही साल के अंदर में कई सारी फसल को उगाते हैं। इस तरह की खेती करने में लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि पालमपुर में बिजली थी। अब बिजली से क्या फ़ायदा होता है कि जो पालमपुर के लोग हैं वो अपने खेतों की सिंचाई को ट्यूबवेल से कर लेते हैं। तो जब पहले बिजली की सुविधा नहीं थी तो लोग अपने खेतों की सिंचाई को कुएं से करते थे, जिससे किसान को बहुत परेशानी होती थी सिंचाई करने के लिए। तो आपने देखा कि लोग एक ही साल के अंदर में कई सारी फसलों को उगा लेते हैं। तो जब हम एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल को उगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम अपनी फसल को अधिक से अधिक उत्पादित कर सकते हैं, वो है आधुनिक कृषि। तो दोस्तों, आधुनिक कृषि क्या होती है? जैसे कि आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन, ये सब। साथ में HYV बीज का इस्तेमाल करके, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके, कीटनाशक का इस्तेमाल करके, ये सब किसके अंदर आते हैं? आधुनिक कृषि के अंदर। तो ये जो आप आधुनिक कृषि को सुन रहे हो, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये बात है 1960 की, जिस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति क्या थी कि इसमें लोगों को बताया गया था कि आधुनिक तरीकों का उपयोग करके कृषि करने के लिए। तो इसकी शुरुआत भारत में 3 जगहों पर सबसे पहले हुई थी। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इन जगहों पर सबसे पहले HYV बीज का, कीटनाशक का, रासायनिक खाद का और कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 1960 के बाद की फसल पहले से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा उपज देने लगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो HYV बीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उपज देते हैं। तो यार आप खुद ही देखो कि जब पालमपुर के लोग नॉर्मल बीज का इस्तेमाल करते थे तो उनकी फसल निकलती थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन जब उन्होंने HYV बीज का इस्तेमाल किया तो उनकी फसल निकलने लगी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यार आप देख रहे हो कितना अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है कि आधुनिक कृषि लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन जब से आधुनिक कृषि आई है तब से हमारे खेत की उर्वरता कम होती चली जा रही है, क्योंकि 1960 के बाद हमने बहुत से रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, साथ में HYV बीज का इस्तेमाल किया, जिसे ग्रो होने में बहुत पानी की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा वाटर लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है। तो ये हमारे और हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि इन संसाधनों का अगर हमने एक बार नष्ट कर दिया तो इन्हें पुनः स्थापित करने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम इनके बगैर खेती कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि पालमपुर के किसानों में ज़मीन किस प्रकार से बटी हुई है। वास्तव में पालमपुर में सभी किसानों के पास ज़मीन नहीं है। उन 450 परिवार में से 150 परिवार के पास कोई भी ज़मीन नहीं है। वैसे ही 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और बची हुई केवल 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो आप देख रहे हो, पालमपुर में कम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है और ज़्यादा लोगों के पास कम ज़मीन है। अगला है श्रम, यानी कि लेबर। तो दोस्तों, हमें खेती करने के लिए बहुत से मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो मज़दूरों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन्हें होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और जिनके पास बहुत कम ज़मीन है वो तो खुद ही अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने खेतों में काम कर लेते हैं। तो जो बड़े ज़मींदार होते हैं वो खुद अपने खेतों में काम करने के लिए मज़दूरों को कहते हैं। तो मज़दूर भी 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वो अपनी इनकम के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास ज़मीन तो होती है फिर भी जब वे खाली रहते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम करते हैं, और बदले में उन्हें पैसे या फिर गेहूं, चावल इस प्रकार की चीज़ें दे दी जाती हैं। अगला है पूंजी, यानी कि पैसा। तो दोस्तों, हमें आधुनिक कृषि करने के लिए कई सारी मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन, हार्वेस्टर, साथ में ही HYV बीज, कीटनाशक, रासायनिक खाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमें आधुनिक कृषि को करने के लिए। तो यार, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं या फिर मनी लैंडर होते हैं, उनसे वो पैसे उधार ले लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत कर्ज के साथ चुकाना पड़ता है।
तो जो छोटे किसान के खेत की कमाई होती है वो तो सारा का सारा पैसा इनके कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। और जो बड़े किसान होते हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है जिससे उनकी ज़्यादा फसल उगती है, तो वो सबसे पहले अनाज को अपने खाने के लिए स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ अनाज होता है उसे बाजार में बेच देते हैं जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है जिससे अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब किसान गरीब ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बचा हुआ अनाज था जिसे किसान ने मार्केट में सेल किया उसे ही सरप्लस कहते हैं। तो हमने शुरू में देखा था कि पालमपुर के जो 75% लोग हैं वो कृषि का काम करते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 25% लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाएं भी करते हैं, जैसे कि डेयरी। तो डेयरी क्या होता है कि लोग अपनी गाय और भैंस को पालते हैं और उससे जो भी दूध का उत्पादन होता है उसे रायगंज बाजार में बेच देते हैं। इससे उनकी जीविका चलती है और वो पैसे भी कमा लेते हैं। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। तो इसमें क्या होता है कि लोग छोटे स्तर पर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे कि कुछ लोग गुड़ बनाते हैं और बनाने के बाद उसे रायगंज या फिर शाहपुर में बेच देते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तीसरा है पालमपुर के दुकानदार। तो लोग शहरों से सामानों को थोक रेट में लाकर गाँव में उसे बेचते हैं जिससे लोगों को शहरों में या फिर आसपास के गाँव में सामान खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए कई सारी दुकानें हैं, जैसे कि जनरल स्टोर की, किराने की और भी कई सारी दुकानें हैं। कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही खड़ी है। उस दुकान में अधिकतर खाने पीने वाली ही सामान बिकती है। अब लास्ट है परिवहन। तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्रक। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पालमपुर काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है आसपास के गाँव और शहरों से, जैसे कि रायगंज और शाहपुर। तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक और भी कई सारे साधन हैं जिसे लोग चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो अब तक जो आपने पालमपुर गांव की कहानी सुनी है ये कोई वास्तविक गांव है ही नहीं, मतलब यह एक काल्पनिक गांव है। इस कहानी का बस केवल एक ही उद्देश्य था कि आपको उत्पादन से संबंधित सभी चीज़ों को सिखाना। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर लगता है आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे ही क्लास 9th के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।